विच सब्जेक्ट्स शुड वी चूज़ फॉर ऑप्शनल्स? सीएसएस के लिए कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स, तकरीबन हर एस्पायरेंट के दिमाग में होता है जब वो सीएसएस करना स्टार्ट करता है। और जितने भी सीएसएस के टीचर्स हैं, कोचेज़ हैं, मेंटर्स हैं, उन सबसे ये क्वेश्चन बार बार किया जाता है। मैं अपने 7 साल के सीएसएस एक्सपीरियंस से और मल्टीपल ऑप्शनल सब्जेक्ट जो मैंने 3 डिफरेंट अटैम्प्ट्स में दिए हैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं या कुछ तरीकाकार है जो मैंने डिटरमिन किया है, जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपने कुछ सीएसएस का कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले करना। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, आपने अपने जहन में ये डिटरमिन रखना है कि आपकी सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट तब होगी जब आपके ऑप्शनल पेपर आप सेलेक्ट कर चुके होंगे। अगर आपने ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं किए तो दिस इज़ नॉट द डे कि आप काउंट करें कि आज से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। द डे यू सेलेक्ट योर ऑप्शनल्स, उस दिन से आपकी सीएसएस प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू टू सेलेक्ट ऑप्शनल इज़ कि आपने एफपीएससी की वेबसाइट पे जाना है और पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर एफपीएससी पे की वेबसाइट पे सिलेबस पड़ा हुआ है, वो सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करना है और उस सारे सिलेबस को गो थ्रू करना। सिलेबस गो थ्रू करने का मकसद ये है कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि आप ऑप्शनल्स रखना चाहते हैं, आप उनको सर्कल करें, उसको हाईलाइट करें, उसको कॉपी कर लें किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में, अगर आपके पास हार्ड कॉपी में है तो उसको हाईलाइट करें और फिर उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के सिलेबस को थॉरोली आपने स्टडी करना है। बाय थॉरो स्टडी आई मीन कि आपने उन सब्जेक्ट्स को अच्छा एक एक जो आउटलाइन है उस सिलेबस की उसको आपने गौर से पढ़ना है। वंस आपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स की आउटलाइंस पढ़ ली हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स आपने 40 के 40 सब्जेक्ट्स या 50 के 50 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। अगर आपको लग रहा है कि कोई स्पेसिफिक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है या आपकी डिग्री से रिलेटेड नहीं है, तो आप उस सिलेबस से, एफपीएससी के सिलेबस से कुछ 8 से 10 सब्जेक्ट्स को हाईलाइट करें जो कि आपको इंटरेस्टिंग साउंड कर रहे हो। उन 8 से 10 सब्जेक्ट्स की आपने फिर आउटलाइन पढ़नी है। जब आप आउटलाइन पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा उस सब्जेक्ट के अंदर क्या है। 2016 से लेके 2021 तक के आपने 6 साल के पास पेपर्स डाउनलोड करने हैं। 2016 इसलिए क्योंकि उससे पहले सिलेबस कुछ डिफरेंट था, सब्जेक्ट्स डिफरेंट थे, पेपर सेटिंग का मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट था, तो एक तरह से वो काइंड ऑफ इररेलेवेंट हो जाता है 2016 से पुराने पेपर्स, स्पेशली ऑप्शनल चूज़ करने के लिए। ऑप्शनल चूज़ करने के लिए आपने 2016 से 2021 के पास पेपर्स देखने हैं। एक साइड पे आपने आउटलाइंस रख लेनी है और दूसरे साइड पे आपने उन पास पेपर्स को रखना है। अब आपने उन पास पेपर्स को भी थॉरोली स्टडी करना है और जैसे जैसे आप उस क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, उनके क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, आपने अपने दिमाग के अंदर आंसर सोचते रहना है कि इसका मैं आंसर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ कि नहीं। आपको बहुत से कोचेज, बहुत से टीचर्स, बहुत से मेंटर्स ये बताएंगे कि स्कोरिंग सब्जेक्ट आपने चूज करना है, लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट एक सिर्फ ट्रेंड है, एक हाइप है, एक मिथ है मेरे अकॉर्डिंग। आई मे बी रॉन्ग, या कुछ डिफरेंट लोगों का इस बारे में डिफरेंट नज़रिया हो सकता है, लेकिन मैंने यही देखा है कि अगर आपको एक सब्जेक्ट आता ही नहीं है, एक सब्जेक्ट जो आपके बैकग्राउंड से रिलेट ही नहीं करता, जो आपके इंटरेस्ट से रिलेट ही नहीं करता, उसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट, उसमें अच्छा स्कोर क्या वो तो दूर, आप उस सब्जेक्ट में 40 मार्क्स भी नहीं ले सकेंगे, आप उस सब्जेक्ट में अपने 33% मार्क्स भी नहीं ले सकेंगे। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर आप पास ही नहीं कर सकते, या अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होगा, या अगर आप उसका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाते, तो फिर ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट का आप क्या करेंगे एट द एंड ऑफ दैट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स नहीं होते, कुछ सब्जेक्ट्स वाकई स्कोरिंग होते हैं, ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप स्कोर अच्छा लेके दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर बर्तरी लेके आ सकते हैं। जो हमारे टॉपर्स होते हैं सीएसएस के, उनके ऑप्शनल्स की चॉइस बहुत अच्छी होती है, उनके ऑप्शनल्स का स्कोर बहुत अच्छा होता है। बट डिफरेंस ये है कि उनका ऑप्शनल का स्कोर इसलिए अच्छा होता है कि उनको उन ऑप्शनल सब्जेक्ट पे ग्रिप होती है, उन पे उनको कमांड होती है। ऐसा नहीं होता कि वो किसी से सुन के वो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं, नहीं, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट उनका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट उनकी फील्ड का टॉपिक हो सकता है, और वो ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जिसके अंदर उनको हमेशा से इंटरेस्ट था। ये रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको ऑप्शनल बहुत वाइजली चूज़ करना चाहिए, और मेरी सजेशन यही है कि आप हर ऑप्शनल को चूज़ करने के लिए 1 या 2 दिन लगाएं। हर ऐसे सब्जेक्ट को जिस पे आपको डाउट है, या अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट्स ऑफ चॉइसेस हैं जिसमें से आपने एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो फिर आप 2 दिन का टाइम लें। एक दिन आप पास पेपर्स पढ़ें, एक दिन आप आउटलाइंस पढ़ें, और फिर उसके ऊपर कुछ टाइम लगा के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। एक और फैक्टर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने के अंदर हेल्पफुल होता है वो ये है कि आपको एमसीक्यूज़ भी देखने चाहिए पास्ट पेपर्स के अंदर से। अब जब आपने एमसीक्यूज़ देखने हैं पास्ट पेपर्स के अंदर से, तो फिर 2016 की लिमिट नहीं है, आप पुराने पेपर्स भी देख सकते हैं। एमसीक्यूज़ को स्टडी करने का मकसद ये है कि सीएसएस के अंदर जो एलोकेशन और नॉन एलोकेशन है ना, वो एक एक नंबर की गेम होती है। अगर आपके एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके किसी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपको आते हैं, तो फिर आपका चांस जो हाई स्कोर का है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एमसीक्यूज योर वन क्वेश्चन 120 मार्क्स क्वेश्चन, अगर उस एमसीक्यूज के अंदर अगर आपने 16 या 17 स्कोर कर लिया, तो यू आर डूइंग वेरी गुड और यू हैव डन वेरी गुड।
अब अगर आपको एक ऐसा सब्जेक्ट आपने उठा लिया जिसका अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता, जिसकी आपको हिस्ट्री नहीं पता, और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है कि उस सब्जेक्ट को थॉरोली स्टडी किया जा सके, तो फिर आप उसके एमसीक्यूज के अंदर मार खाएंगे। बनिस्बत एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपने सारी ज़िंदगी फील्ड में पढ़ा है, या आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, या उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, उसके एमसीक्यूज आप इजीली परफॉर्म कर सकें। तो ये एक तीसरा फैक्टर है जो कि सीएसएस के सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने के अंदर हेल्पफुल होता है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने के अंदर कंसीडर करने हैं। नंबर 1 फैक्टर इज़ एफपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करना है, सिलेबस की सारी आउटलाइंस पढ़नी है। फैक्टर नंबर 2 इज़ आपने अपने पास्ट पेपर्स डाउनलोड करने हैं 6 साल के, और उन 6 साल के पास्ट पेपर्स के अंदर से क्वेश्चंस रीड करने हैं और उनको आंसर करने की कोशिश करनी है। नंबर 3 इज़ आपने एमसीक्यूज का कंपेंडियम डाउनलोड करना है। आपको डिफरेंट फेसबुक ग्रुप से या डिफरेंट यूट्यूब वीडियो से मिल जाएगा। अभी आने वाली वीडियोस के अंदर एक वीडियो इस चीज़ के ऊपर भी बेस करेगी कि आप कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो नंबर 3 थिंग इज़ कि आपने एमसीक्यूज देखने और एमसीक्यू चूज़ करने। जिस सब्जेक्ट में आपको लगे कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, जिस सब्जेक्ट को लगे कि हाँ ये सब्जेक्ट मैं कर सकता हूँ, वो सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लेना। और ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा कॉमन सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी ट्रेंडी सब्जेक्ट भी है, बट जब आप उसको पढ़ते हैं तो दैट इज़ अ लॉ। और अगर आपने उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं किया और अगर आपका उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, तो आप उसका सिलेबस कंप्लीट कर ही नहीं सकेंगे, आप उसका पेपर अटेम्प्ट कर ही नहीं सकेंगे, बिकॉज दैट इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट, दैट इज़ लॉ। और लॉ के अंदर आप पेपर के अंदर अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते। तो ये 3 टिप्स हैं मेरी, आपको ऑप्शनल चूज़ करने के अंदर हेल्प करेंगी। और ऑप्शनल पेपर ने आपका एंड्स को डिटरमिन करना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाएं, 1 दिन 2 दिन, या अगर आप उससे भी ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो आप, अगर आप ने 2 साल के बाद अगर आपने सीएसएस प्लान किया है, या अभी आप अंडर ग्रेड हैं और आप 3-4 साल बाद सीएसएस प्लान करना चाहते हैं, तो फिर आप 5-5 दिन, 7-7 दिन, 1 हफ्ता भी एक ऑप्शनल पेपर लगा सकते हैं। आपको पढ़ना, डिफरेंट ऑप्शंस पढ़ना, डिफरेंट ऑप्शनल्स के क्वेश्चंस पढ़ना, ये कभी भी नुकसान नहीं देगा, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता। थैंक यू सो मच।